हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुस्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। पहले हम लोगों ने फ्रेडरिक सूरो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया है। मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, ये क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा हम कवर कर चुके हैं। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो देखिए, 9th क्लास में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ। लुइस 16 जो थे, वहाँ के मोनार्क, उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रिवोल्यूशन है जिसे हम फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले कोई अच्छा बढ़िया रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, लेकिन इतना क्लियरली नेशनलिज्म बोले तो देशभक्ति की भावना से पनपता हुआ रिवोल्यूशन इससे पहले नहीं हुआ था। ये एक ऐसा रिवोल्यूशन था जिसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी, सोवरेनिटी का सिंपल मतलब होता है पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिसमें पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल अथॉरिटी एक राजा के हाथ से निकाल के वहाँ के फ्रेंच सिटीजन के एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दी थी। Now, which steps were taken to inspire a sense of collective identity amongst the French people? तो जब फ्रांस एक नेशन स्टेट नहीं था तो वहाँ पर कोई तो ये कॉन्सेप्ट लेके आया होगा ना कि फ्रांस हमारी मातृभूमि है, ये फ्रांस हमारी पितृभूमि है। तो वो लोग थे आपके फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। सबसे पहले उन्होंने फ्रांस के लोगों को ये पाठ पढ़ाया कि हम फ्रांस से बिलोंग करते हैं, राजा से नहीं। तो फ्रांस हमारा फादरलैंड है एंड हम इसके सिटीजन्स। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप बन गया फ्रांस की मिट्टी और फ्रांस के लोगों में, राइट। तो ये रिलेशनशिप बनना बहुत ज़रूरी था। तो उस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रांस के लोगों ने एक नए तरीके का फ्लैग बनाया, ट्राई कलर फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग। आज भी फ्रांस का वही फ्लैग है, और जो पुराना राजा का फ्लैग था ना, रॉयल फ्लैग, उसे रिप्लेस कर दिया गया। और राजा की एस्टेट जनरल को छोड़ के, जो हम क्लास 9th में पढ़ के आए थे, फ्रांस के लोगों ने अपनी खुद की एक असेंबली बना ली जिसका नाम था नेशनल असेंबली। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब फ्रांस की एक जगह से सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन बनता था, पॉलिसीज़ बनती थी और बाकी जगह पे जाके स्प्रेड आउट होती थी, जहाँ पे उन्हें लागू किया जाता था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जब फ्रांस एक कंट्री है तो फ्रांस के अंदर अलग अलग तरह की टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं? तो इंटरनल जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ चल रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उनको एबॉलिश कर दिया गया ताकि फ्रांस के लोगों को एकता का एहसास हो। ये सब क्यों किया जा रहा था? कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए, बोले तो यूनिटी के लिए। 6th पॉइंट है, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। जब कंट्री एक है तो सब जगह एक ही तरह का मेजरमेंट चलना चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर 7, फ्रांस को एक कॉमन भाषा रख दिया गया ताकि लोग एक ही भाषा बोले तो उनमें एकता जागरूक हो। वैसे इस पॉइंट को मैं ज़्यादा मानती नहीं, बिकॉज हमारे इंडिया में भी तो अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में यूनिटी है ना। तो अगर होता तो अलग अलग भाषाएं होती फ्रांस में भी तो चलता। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब होता है क्षेत्रीय बोली, तो उनको डिस्करेज कर दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन, मतलब नए नए लोक गीत बनाए जा रहे थे एंड कस्में ली जा रही थी, ऑल टू क्रिएट यूनिटी, राइट। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द एम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज? फ्रांस के लोग ये सब क्यों कर रहे थे? तो एक तो हमने पढ़ लिया कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए, दूसरा वो चाहते थे कि फ्रांस के ही नहीं पूरे यूरोप के लोग डेस्पोटिज्म से आज़ाद हो जाए। ये डेस्पेसितो नहीं, डेस्पोटिज्म है। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन। मोनार्की बोल लो, डिक्टेटरशिप बोल लो, जो भी बोलो, जब किसी एक ही जने की सुनी जाती है तो उसे डेस्पोटिज्म बोला जाता है कि भाई अब सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो इस डेस्पोटिज्म को हटा दिया गया और ये बताया गया कि अब सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए। और इस लड़ाई में फ्रांस को डेस्पोटिज्म से अलग करने के लिए इस लड़ाई में रेवोल्यूशनरीज का साथ दिया पॉलिटिकल क्लब्स के मेंबर्स ने। बोले तो जैकोबिन क्लब
जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने, तो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज और जैकोबिन क्लब की आर्मी जहाँ पर जाती थी वहाँ पर नेशनलिज्म का आइडिया लेके जाती थी, जैसे कि हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में। अब हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्टे की। बाय द वे, नेपोलियन बोनापार्टे थे कौन? ये फ्रांस के मिलिट्री डिक्टेटर थे और इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके एक कोड बनाया था, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसका कि नाम था नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक कोड में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम फ्यूड वर्ड से बनाया है, जिसका मतलब है लैंड का कोई ऐसा पार्ट जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उसका लैंडलॉर्ड अपने पेजेंट को खेती के लिए देता है। तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो पीजेंट्स को अपने खेती के लिए एक ज़मीन देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे खेती करो, लेकिन उसके बदले में उन्हें कम पैसे देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ज़मींदार सिस्टम होता था ना, उस टाइप का। तो उस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर्ड। पहले क्या होता था, फ्रांस में सिर्फ बड़े बड़े जो लोग थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास में प्रॉपर्टी होती थी। छोटे छोटे पीजेंट्स को, ऐसे मिडिल क्लास को प्रॉपर्टीज़ नहीं दी जाती थी। तो राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया नेपोलियन बोनापार्टे ने। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए और किसी को भी प्रिविलेजेस बर्थ पे नहीं दिए जाते थे। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस देते थे, मतलब एडवांटेजेस देते थे ना, कि आप लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उल्टा थर्ड स्टेट आपको टैक्सेस पे करेगा। तो उसको हटा दिया गया प्रिविलेजेस को। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। गिल्ड क्या होता है? पुराने ज़माने में प्रोड्यूसर्स क्या करते थे? ग्रुप बना लेते थे। कोई भी प्रोड्यूसर, कॉटन की मिल्स है तो कॉटन प्रोड्यूसर बना लेते थे, आयरन की है तो आयरन के प्रोड्यूसर्स। तो इस ग्रुप को बोला जाता था गिल्ड। और ये गिल्ड क्या करते थे? ये प्राइस डिसाइड करते थे, प्रोडक्शन को डिसाइड करते थे। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मासेस, यानी कि जब कंट्री एक है तो सब जगह एक ही वेट और एक ही मास होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे किलोग्राम, मतलब यहाँ पे अगर 1 किलो का बोला तो 900 ग्राम ही देंगे, और यहाँ पे 1 किलो का बोला तो 1100 ग्राम दे देंगे। ऐसा नहीं है, सब जगह एक ही तरह का वेट और मास चलता है। ऐसा ही होता है ना इंडिया में भी। तो कॉमन नेशनल करेंसी, पूरी इंडिया मतलब पूरे नेशन के अंदर, पूरे देश में एक ही टाइप की करेंसी होती थी। अब जैसे ऐसा तो नहीं ना कि दिल्ली में यूरोस चलेंगे और राजस्थान में डॉलर्स चलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सब जगह एक ही तरीके की करेंसी चलती है, तो कॉमन नेशनल करेंसी को बना दिया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपल्स रिएक्शन। तो नेपोलियन को लोग बहुत पसंद करते थे। इनफैक्ट नेपोलियन को और उसकी आर्मी को लोग हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से जानते थे। हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब जहाँ भी जाएंगे आज़ादी लेके आएंगे। ब्रुसेल्स में, स्विट्ज़रलैंड में, हॉलैंड में, हर जगह लोग उसे एक्साइटमेंट के साथ मिला करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद ये एक्साइटमेंट रिजेंटमेंट में बदल गई, मतलब लोग उससे नफरत करने लगे। नाउ यू विल आस्क रीजंस क्या क्या थे? इंक्रीज्ड टैक्सेशंस, उसने टैक्स लेना बढ़ा दिए, मतलब ज़्यादा टैक्सेस लेने लग गया था वो। सेंसरशिप अलाउड कर दी वहाँ पे। और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन आर्मी, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती। तो आर्मी को ज़बरदस्ती है ना, आर्मी में लोगों को डालने लग गए। डिनीड पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि जो लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम्स थी उसे हटा दिया गया। तो फिर कैसे डेमोक्रेसी? ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो इसलिए लोगों को इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के बावजूद नेपोलियन ने पसंद आना हो गए बंद। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है अभी तक। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो भावना है ये किसी एक जगह से उत्पन्न हो। मान लो किसी एक के दिमाग में आया कि यार ये मेरा देश है, मुझे देश के प्रति अपनी भावना को आगे रखना चाहिए, राजा के प्रति वाली भावना को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। तो ये भावना स्प्रेड कैसे हुई? ये भावना स्प्रेड हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई थ्रू फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने ला पात्रे ले सिटोयन वाला कॉन्सेप्ट लाया, मतलब कि फ्रांस हमारा फादरलैंड है और हम फ्रांस के सिटीज़न हैं। उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग बनाया। उन्होंने स्टेट जनरल्स को हटा के नेशनल असेंबली बनाया जिसमें सिटीजन्स के हाथ में पावर था। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे और पूरे फ्रांस में उन्हें फॉलो किया जाता था। उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ को इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, मतलब फ्रांस के अंदर के जो टैक्सेस थे उनको एबॉलिश कर दिया। यूनिफॉर्म वेइंग ऑफ सिस्टम आया। फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया। ये थोड़ा गलत किया एक्चुअली, उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया, लेकिन ये काम आया। सब लोग जो फ्रेंच बोलते थे उन्हें लगता था कि वो आपस में भाई भाई है, और हर घर हर बच्चा अब ये प्रण ले रहा था कि अब हमें डेस्पोटिज्म में नहीं रहना है। वी वॉन्ट द पावर टू बी इन आवर हैंड्स। हमें फ्रांस को रिपब्लिक बनाना है। तो अब हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्टे की। ये वैसे तो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करने में विश्वास रखते थे, लेकिन उसने ये सोचा कि फ्रांस में अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तो इकॉनमी आगे जाएगी, और इकॉनमी आगे जाएगी तो लोग उसे भी पसंद करने लगेंगे। वो बहुत एम्बिशियस था, इसलिए उसने सिविल कोड ऑफ 1804 बनाया जिसका नाम था नेपोलियनिक कोड। इसमें उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचा, ट्रांसपोर्ट से लेके कम्युनिकेशन से लेके इक्वालिटी बिफोर लॉ से लेके राइट टू प्रॉपर्टी सबको मिलना चाहिए, फ्यूडलिज्म एबॉलिश कर देना चाहिए, वेइंग सिस्टम पूरे फ्रांस में एक जैसा होना चाहिए। इन सब के बारे में इसने सोचा। इनफैक्ट इसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया और इसने इक्वालिटी लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम देने में वे थोड़ा सा पीछे हट गया। अब वैसे तो नेपोलियन को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के बोला जाता था, मतलब जहाँ जाएंगे फ्रीडम लेके आएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों को उससे नफरत होने लग गई? क्योंकि उसने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी। और तो और उसने सेंसरशिप ले आई थी, मतलब सेपरेशन ऑफ एक्सप्रेशन। Now what is separation of expression? If you have to make a play, if you have to write a song, if you have to make a movie, आपको हर चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आपको इंडिविजुअल फ्रीडम ही नहीं है तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो बेसिकली यही दो रीजंस थे नेपोलियन के यूरोप में अनपॉपुलर होने के। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा गया था, दैट व्हाट वाज द एम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का क्या एम था? पहला तो टू इंस्पायर कलेक्टिव आइडेंटिटी, एंड सेकंड टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। सेकंड क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली। इसका आंसर है इन 1797। थर्ड क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, Who implemented the civil code of 1804 in France? तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्टे। या ऐसे भी पूछा जा सकता है what was the second name of the civil code of 1804? तो लिख देंगे नेपोलियनिक कोड। या कब बना था? 1804 में बना था। What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? ये 2015 में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटोयन, फादरलैंड एंड सिटीजन वाला। न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज established, replacing the royal flag. A state general was re-elected and named as National Assembly. Centralized administrative system was established. Internal custom duties and dues were abolished. A uniform system of weights and measures was adopted. France was adopted as common language of nation. Regional dialects were discouraged. New hymns were composed and oaths were taken. तो ये जो पॉइंट्स है ये आप लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। सो टिल देन इतना तो यही था, एंड नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।